गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं कर सकते। जब मैंने यहाँ पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कहा। चलो अब देखो। ये है 2023 वाला मैटर। खत्म नहीं हुआ, फर्स्ट अभी तक पूरा सॉल्व नहीं हुआ, फिर मैटर वैसे ही शुरू हुआ। इसके बारे में अभी डिस्कस कर चुका हूँ। देखो, चीफ जस्टिस के यहाँ बेंच को कौन लीड कर रहे थे, यहाँ ये सब पर्सन नाम देख लो। जजमेंट क्या आया 11 मई, ये डेट याद रखो कि डेट मतलब मई 11 को जजमेंट आया। 8 दिन बाद ही ऑर्डिनेंस ला दिया गया। इस जजमेंट से नाराजगी इतनी सेंट्रल गवर्नमेंट को हुई कि 19 तारीख को 19 मई को एक ऑर्डिनेंस लाया गया। टेम्पोररी लॉ बोलते हैं ऑर्डिनेंस ना, कि वो तो तुरंत ला के इन्फोर्स किया जाएगा। ऑर्डिनेंस लाया गया, फिर उस ऑर्डिनेंस को फिर बाद में लेजिस्लेट मतलब कानून के तौर पर, परमानेंट कानून के तौर पर पार्लियामेंट में लाया गया। बिल पास हुई, एक्ट बना, और उसका इफेक्ट जब एक्ट बना उस समय से नहीं, कहा गया कि जब ऑर्डिनेंस लाए थे उस समय से ही इसका इफेक्ट रहेगा। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, प्रोस्पेक्टिव नहीं है, रिट्रोस्पेक्टिव, पीछे से ही इफेक्ट। देखो थोड़ा रीड करो, आपको रीड करने की बात है, कोई ऐसा बड़ा चीज है नहीं। थोड़ा प्यास लगी, मैं पानी पी लूं, एक और रीड करो इसको। हाँ जी। कोड इशू क्या है? केस वाज वेदर द एलजी हैड द अथॉरिटी टू ओवरराइड डिसीजन मेड बाय द इलेक्टेड गवर्नमेंट, वही सब दिल्ली, एंड रिफर एनी मैटर टू द प्रेसिडेंट फॉर रिजोल्यूशन। दिस लीड टू रिपीटेड क्लासेस, वैसे रिपीटेड क्लास चलता आ रहा था। द अपलेंट asserted that, मतलब गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली जो अपलेंट बन के गए, that Lieutenant Governor LG should act on the aid and advice of the Council of Ministers in this area and ensuring that people of क्या ensuring that democratic mandate of the people of Delhi is respected। इसमें जो जजमेंट दिया था, ये सब जजेस थे, हिमा कोहली, ये सब, ये है एमआर शाह। एमआर शाह एक गुजरात हाई कोर्ट के थे, एमआर शाह, चंद्रचूड़, और एक है, ये दो मैंने बताया था। एक बार जजेस का देख लेना, कोई होंगे इसमें, महेश्वरी है या क्या है, आई डोंट नो। देखें तो दे एम्फेसाइड एक्सेसिव इंटरफेरेंस, एलजी बार बार इंटरफेरेंस वैसे ही किए जा रही थी, वो ग्राउंड वही डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन एंड प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, who act as the representative of union government and undermines the principle of the democratic governance and federal structure of the constitution। federal structure of the constitution क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, अपने अपने स्फेयर में अपने अपने को काम करना है। तो हमारे स्टेट सब्जेक्ट में भी ये इंटरफेयर उतना कर रही है एलजी, और सेंटर को इन्वॉल्व करवा रही है बार बार। तो ऐसा मैटर, दिल्ली गवर्नमेंट हाईलाइटेड दैट एलजी डिस्क्रिशनरी पावर टू रिफर द मैटर टू द प्रेसिडेंट शुड बी यूज स्पेयरिंगली, जो जजमेंट में भी था, ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस वेयर देयर इज ए सब्सटेंशियल डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन। लेकिन ये माने क्यों? दे आर्ग्यू दैट फ्रीक्वेंट यूज ऑफ दिस पावर बाय एलजी टू ओवरराइड द डिसीजन of the elected representative lead to administrative paralysis and hamper effective governance। तो हो ही रहा था, सही तरीके से शासन चल नहीं रही थी, गवर्नेंस सही तरीके से चल नहीं रही थी, काम लोगों का हो नहीं रहा था। काम क्या, रोड बनाना, स्कूल टीचर का अपॉइंटमेंट करना,
डॉक्टर का अपॉइंटमेंट करना, सैलरी देना, दवाई का फैसिलिटी उपलब्ध करवाना, जो भी एम्प्लॉय है उनका देना, जो भी सरकार स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम चल रही थी टाइम पर लोगों को पैसे मिले, या कोई वैकेंसी निकाल रहे हैं दिल्ली स्टेट कोई एग्जाम के लिए, उसको निकलवाना, कोई सही तरीके से चल नहीं रहा है, सब में अड़ंगा लगा हुआ है। तो ऐसे ऐसे प्रोविजन द प्लान्स आउट ए क्लियर डेलिनेशन। आप ये आप बोला कि वो बीच बीच में जो छोड़ा वैसे नहीं, आप क्लियर डिफाइन करो, क्लियर डेलिनेशन ऑफ द पावर द इलेक्टेड गवर्नमेंट टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली एंड फुलफिल इट्स मैंडेट टू द पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया को जो मैंडेट इन्होंने दिया है, जो वादे एक तरह से कह सकते हो, जो वादे किया उसको फुलफिल करने के लिए, वो पूरा कर सके। तो जजमेंट क्या आया देख ले भाई। Court ruled that Delhi government has legislative and executive power in all area except वही सब ये 3 सब्जेक्ट and which remain under the control of LG or union government. This ensure a better balance between the granting autonomy to the elected government of Delhi while maintaining central oversight over the critical area that have broader national implication. लैंड का, यहाँ के ज़मीन का, क्योंकि ज़मीन तो हर कोई को चाहिए, सबको यहाँ हेड क्वार्टर है उनके लिए ज़मीन चाहिए, स्टेट के लिए कंट्रोल में रख दे तो स्टेट है जो अप्रूव ना करे और अंगा लगाए। पुलिस है तो सेंट्रल यहाँ इतने सारे यहाँ की जो पुलिस है यूनियन टेरिटरी है, तो इस पर स्टेट का कंट्रोल ना होकर हमें सेंट्रल का कंट्रोल होना चाहिए। सेंट्रल की तरफ से डिसिप्लिन मेंटेन करना, उनका प्रमोशन अपॉइंटमेंट सब चीज़ सेंट्रल का होना चाहिए, क्योंकि ये सब यहाँ डिफरेंट कंट्री का एम्बेसी भी है। तो इसके लिए पुलिस ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, ये पब्लिक ऑर्डर। तो देखें, कोर्ट emphasized that LG is generally bound by the aid and advice, वही council of minister in the matter fall within the legislative competence of the Delhi Assembly. However, the LG has the authority to refer the matter to the president in case of ये जो चला रहा है कुछ नहीं है। This provision act as a check of balance, लंबी चौड़ी बात ही कहा जा रहा है ऐसे। The judgment highlighting the principle of the cooperative federalism, stressing that the union and state government should work in the harmony and achieve national goal या common goal, कोई बड़ा बात नहीं है। And court stated, यहाँ कोर्ट होगा, ये पता नहीं ऐसे आगे पीछे कैसे आ गया यार, थोड़ा सा देखो मैं रीड करता हूँ, अजीब सा आंखों पे भार पड़ रहा है, ओवरलैपिंग जैसा दिख रहा है। कोर्ट स्टेटेड दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रेस्ट ऑन ए ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। कैसे अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए? सिविल सर्वेंट आर अकाउंटेबल टू मिनिस्टर, सिविल सर्वेंट जो होने चाहिए मिनिस्टर के लिए जवाबदेही होनी चाहिए, एंड मिनिस्टर आर अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेचर आर अकाउंटेबल टू द इलेक्टोरेट। मतलब सुनो, जनता चुन रही है मंत्रियों को नहीं, जनता चुन रही है एमएलए को, स्टेट में एमपी को चुन रही है जनता सेंट्रल लेवल पर, एमएलए एमपी चुन रहे हैं किसको? मिनिस्टर को चुन रहे हैं अपने में। एंड मिनिस्टर किसको चुनती है? सिविल सर्वेंट को, कि हमारे लिए कौन सिविल सर्वेंट हमारे लिए काम करेगा, इसको वहां ट्रांसफर उसको अपने पास लेना, ऐसे से अकाउंटेबिलिटी। ये देखो चेन ऐसे होना चाहिए, ये कहा, ठीक है। ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट क्या है? मस्ट बी एबल टू हैव ए कंट्रोल ओवर एंड होल्ड अकाउंटेबल public officers posted in the public officers posted in the service of his government। मतलब इनके गवर्नमेंट में कोई भी पब्लिक ऑफिसर पोस्टेड है तो उनके लिए जिम्मेवारी किसकी बनती है? डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को, क्योंकि इनको एडमिनिस्ट्रेशन करना है। ये भले ये सही तरीके से काम करे कि ना करे, इनके ऊपर पावर होना चाहिए, क्योंकि लोग इनको यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक पुलिस, ये सब सिचुएशन इनको कंट्रोल में रखना है, लोगों के लिए जवाबदेही इनका है। तो इन पर कंट्रोल डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनका होना चाहिए, ये सब बातें कहा गया। देखिए, elected government must be able to have control over and hold accountable public officers posted in the service of his government। इनके गवर्नमेंट की सर्विस में पोस्टेड है जो, समझ में आया? तो यहाँ गवर्नमेंट के सर्विस कहने का मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट के सर्विस में कहने का मतलब है, ये कहने का मतलब इन द सेंस है। यहाँ देखो
अब यहाँ नोट में थोड़ा मैं बता रहा हूँ, ये शायद इतना ये सब बातें यहाँ तो बोल दिया। इसका मतलब कि जो भी सिविल सर्वेंट जो भी यहाँ पोस्टेड हैं उनका ट्रांसफर अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कर दे, लेकिन अब इसको यहाँ भेजना वहाँ भेजना उसका मैटर कोई भी है, वो सबको इनको इंक्वायरी करना, कमिटी बैठाना, इस पर किसका कंट्रोल होना चाहिए? जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनका होना चाहिए। यानी जो 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 कंटेंशन जो विवाद चल रहा था उसमें किसका सपोर्ट हुआ? गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को सपोर्ट किया कि ये इलेक्टेड है, इनको ध्यान में रखना चाहिए, इनके अंडर ये सब इनका कंट्रोल होना चाहिए। मतलब जैसे देखो स्टेट में आईएएस आईपीएस का जो अपॉइंटमेंट होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, एग्जाम लेना, अपॉइंट करना, कैडर एलोकेट करना, ये काम है सेंटर का। लेकिन अल्टीमेट स्टेट में गए तो स्टेट के अंदर पोस्टिंग ट्रांसफर करना किसका काम है? स्टेट के अंदर है वो। बाद में सेंटर भले ही उनको है जो एड होता है, उसको एड हॉक नहीं बोलते हैं यार, डेपुटेशन बेसिस पर सेंटर में बुला ले, लेकिन जब स्टेट में है तो वहां पर कंट्रोल। बाद में उनका डिसिप्लिनरी एक्शन लेना स्टेट रिकमेंड करेगी तो डीओपीटी डिसिप्लिनरी एक्शन ले, या पेंशन रोके, पैसे रोके, सैलरी रोके, कुछ ऐसा करवाए, वो करे सेंट्रल का कंट्रोल। लेकिन जब स्टेट में है तो वैसे कहा गया कि जब स्टेट में यहाँ सर्विस दे रहे हैं, अपॉइंट सेंटर की है, लेकिन यहाँ कोई एक्शन लेना उन पर है तो जवाब इनको देना है इलेक्टेड गवर्नमेंट को, तो इनका कंट्रोल होना चाहिए यहाँ। ये कहने का जजमेंट का मतलब था, समझ में आया? यानी जजमेंट ने किसको सपोर्ट किया? किसके कंटेंशन को? दिल्ली गवर्नमेंट के, जो जिनका जो तर्क था। अब देखें, डेलिनेशन ऑफ पावर बिटवीन दिल्ली गवर्नमेंट एंड एलजी रिमेन्स समवॉट वेग, पार्टिकुलरली रिगार्डिंग विच कॉन्स्टिट्यूट ए सब्सटेंशियल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। वही मैंने बोला था पहले जो चल रही थी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा तो ही उसमें, अभी तक ये है, इसमें वेग टर्म है। दूसरा, practical aspect of LG discretion to the refer the matter to the president could result in administrative delay and inefficiency। ये जो क्लॉज जोड़कर जिसके कारण से मैटर बाद में अटक रहा था, जो अभी भी क्लॉज चल रहा था। साथ में judgment does not provide clear guideline on the circumstances under which LG should exercise his discretion विच में लीड टू मिस यूज और ओवर यूज ऑफ दिस प्रोविजन। ये तो हमेशा रहा, इसके लिए इसके कारण बहुत सारा बार बार मैटर विवाद दोनों में चलता रहा। ये है अमेंडमेंट बिल आया था, इसका मैंने एक फोटो डाल दी है। अभी बिल आया था मतलब इतना तो हो गया। ये जजमेंट के बाद जो है बार बार ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सपोर्ट किसको कर रही थी? या दिल्ली गवर्नमेंट का। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया। सेंट्रल गवर्नमेंट में खासकर होम मिनिस्ट्री के अंदर आती थी किसको? अमित शाह। तुरंत ये बिल लाया गया। पहले ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया, 11 तारीख को जजमेंट आया, 19 तारीख को ही ऑर्डिनेंस के बाद है जो ऑर्डिनेंस क्यों लाया होगा? को जो भी अपना काम था उसको इफेक्ट करना था, मतलब वो इम्प्लीमेंट करवाना था। साथ में उसमें लोकसभा दोनों सेशन में नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, इसलिए ऑर्डिनेंस आया। ये अब देखो गवर्नमेंट ऑफ, इसका नाम है, और ये बिल का नाम है, बिल से पहले ऑर्डिनेंस, ये बिल का नाम है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ये बिल जब एसेंट मिल गया तो एक्ट कहा जाएगा, लेकिन ये बिल के नाम से अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये 1990 एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट जो था उसको अमेंड किया। एंड द बिल रिपील्स, किसको रिपील कर दिया? गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसका नाम है ऑर्डिनेंस, जो 2023 में विच वाज प्रोमलगेटेड ऑन 19 ऑफ में, मतलब 11 तारीख को जजमेंट, 8 ही दिन बाद ये ऑर्डिनेंस आया था। बिल को बोला कि बिल विल बी रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई फ्रॉम द 19 मई से ही, मतलब जिस दिन ऑर्डिनेंस दिया था उस दिन से ये बिल भी अप्लीकेबल होगा। एंड इसका की फीचर क्या था? लेकिन अल्टीमेट पावर रखने की कोशिश थी एलजी के पास। तो ये रीड करते जाना है, कोई बिल्कुल क्लियर है, कुछ समझने वाले बड़ा सा मैटर नहीं है, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। बिल एस्टैब्लिशेस द नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी टू रिकमेंड। द बिल एस्टैब्लिशेस, एक तो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी का फॉर्मेशन का एस्टैब्लिशमेंट की बात कही। टू रिकमेंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिकमेंड करेगी, ये अथॉरिटी रहेगी जो क्या रिकमेंड करेगी, किस चीज के रिगार्डिंग? ट्रांसफर एंड पोस्टिंग, ट्रांसफर करना, किसी को पोस्टिंग देना, मैटर रिलेटेड टू विजिलेंस
का एंटी विजिलेंस कमीशन था ना, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, डिसिप्लिनरी एक्शन लेना, एंड क्या, एंड अभी भरा नहीं अभी, ये देखें जो हाथ धो के पीछे पड़े हुए थे अमित शाह, इस बिल के रिगार्डिंग ही पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, और पीछे बगल में जाना किरण रिजिजू, सुप्रीम कोर्ट को कितना इन्होंने परेशान किया है, ये तो जबरदस्त पड़े हुए थे सुप्रीम कोर्ट के, जब ये लॉ मिनिस्टर थे इतना अगेंस्ट बोलते थे ना, क्या बोला जाए, बहुत हमेशा। और कलीगियम के बारे में भले सही बोला, लेकिन जितना इन्होंने जो टिप्पणी की है ना, उतना शायद कोई लॉ मिनिस्टर ने इतना सुप्रीम कोर्ट के बारे में टिप्पणी किया होगा। मुझे शुरू में लगा था कि यार कि सीधा साधा आदमी है यार, मेरी तरह सीधा साधे होंगे, लेकिन खैर जो है, इस बार मैं यही चाहूंगा कि हर कोई खुश रहे, इस बार सबको अच्छा ज्ञान दे। आज सब कहीं ना कहीं सब क्या है, हमारे ही देश के लोग हैं, अपने ही लोग हैं यार, तो कभी भी किसी को रोता हुआ देखकर तो हमें आपको किसी को खुशी नहीं होगा। ये है कौन है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, अयोध्या केस वर्डिक्ट जो दिया उसके बाद रिटायर्ड हुए, तो इनको नॉमिनेट किया गया राज्यसभा का एमपी के तौर पर। जब राज्यसभा के एमपी थे तो इनको भी बोला होगा कि भाई जो बिल लाया है इसको आप सपोर्ट में बोलिए, तो ये भी अपना सपोर्ट में, इस बिल के सपोर्ट में बोले कि एक बिल आए तो इससे ये अच्छा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन और बेटर तरीके से होगा, गवर्नेंस बेटर तरीके से होगा, लोगों का ज़्यादा भला होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी, तरह तरह की बातें, करप्शन को रोका जाएगा, ऐसे तो सपोर्ट करेंगे ना। तो ऐसे कह के हमारे रंजन गोगोई ने इस बिल के सपोर्ट में बोला। तो नॉमिनेटेड मेंबर थे, और मैं बता दूं जहाँ तक मैंने कहीं पेपर पढ़ा था ना कि इनका जो राज्यसभा के तो मेंबर बने नॉमिनेटेड, लेकिन राज्यसभा में अटेंडेंस है ना, बहुत कम अटेंडेंस है इनकी, यानी वहाँ सेशन बहुत कम अटेंडेंस किया यार। ऑफिसर वाली पावर, जज वाली जो पावर, वो इसको ऑर्डर देने का, इसको ऑर्डर देने का, कोई आपसे मजाक भी नहीं कर सके, कोई चिल्ला के ना बोल सके। वहाँ उतने सारे नेता बैठे हैं, सब हा हू जैसे तैसे, और रंजन साहब, रंजन सर, वो थोड़ी चलेगा, माय लॉर्ड थोड़ी कोई आपको बोलेगा माय लॉर्ड माय लॉर्ड, वहाँ तो रंजन जी और कैसे चले, चले समोसा खाते हैं चले चाय पिया जाए, और इधर उधर की आठ पटांग बातें करेंगे, ये तो बल्कि डिग्निटी वाली बात करने वाले लोग रहते होंगे, और वहाँ कुछ भी बातें चल रही नेताओं के बीच में, क्योंकि उनका एजुकेशन का, इनका जो नॉलेज और एजुकेशन का, जो एजुकेशन छोड़ो नॉलेज कहो, नॉलेज का जो लेवल, इनके नॉलेज के लेवल के बराबर और लोगों का नॉलेज शायद कुछ का होगा, तो उस लेवल की तो कन्वर्सेशन होगी नहीं। एक पल के लिए जो आपका एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, आप कुछ और दूसरे एजुकेशन का स्टैंडर्ड वाले लोगों के बीच में बैठो, तो आप खुद सोचो कि यार मैं क्या बोलूँ उनके भाई, वो कहाँ आठ पटांग कहाँ की बातें करते हैं, मैं तो कुछ लगता नहीं कि यार मैं उनके साथ मैं क्या कहाँ बैठूँ, इनको भी शायद ऐसा लगता होगा, तो इनको जाना पसंद नहीं होगा राज्यसभा में, या बीमार भी रहते होंगे, या सिकनेस भी रहती होगी, एज भी होगी, तो इतनी भी तो बीमार नहीं होंगे यार, जस्ट रिटायर्ड हुए थे और उसके बाद से ही उनका अटेंडेंस बहुत कम रहा। ये है रंजन गोगोई, चीफ जस्टिस रहे रंजन गोगोई। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, किसमें कंसल्ट करने के रिकमेंडेशन की बात रही, क्या के लिए रिकमेंड करना है, प्रोजिक्यूशन सैंक्शन ऑफ ग्रुप ए, मतलब ग्रुप ए ऑफिसर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज एक्सेप्ट इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड ऑफिसर ऑफ द दिल्ली अंडमान निकोबार डैम्स, जो कैडर होता है ना, दिल्ली अंडमान निकोबार लक्षद्वीप दमन दीव एंड दादर नगर हवेली, ये जो कैडर, ये सर्विसेज जो कैडर अलॉट होता है सिविल सर्विसेज एग्जाम में देखा होगा, इनके ऑफिसर के लिए रिगार्डिंग कोई कानूनी कार्रवाई लेना है, इन पर प्रोजिक्यूट करना है, ठीक है, कानूनी एक्शन लेना है इस पर, तो उसके सैंक्शन, उसके लिए भी सैंक्शन अनुमति चाहिए, अनुमति के लिए वहां रिकमेंडेशन देना है। तो एक साथ मिलाकर देख लो, क्लियर हो जाएगा क्या। बिल एस्टेब्लिशेस द नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, ये अथॉरिटी का एस्टेब्लिशमेंट के डिमांड, एंड टू रिकमेंड द एलजी को क्या रिकमेंड करें, किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, ट्रांसफर, विजिलेंस, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग एंड डिसिप्लिनरी तो एक होता अनुशासन का रिलेटेड वो एक्शन लेना, और ये होता कानूनी कार्रवाई लेना, प्रोजिक्यूशन सेक्शन उसके लिए कानूनी कार्रवाई करना। तो डिसिप्लिनरी कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई से पहले है, कानूनी उससे
अपवर्ड का हो गया और हायर पनिशमेंट की बात हो गई। तो इस मैटर में साथ में देखो, ऑफिसर सर्विंग इन कनेक्शन विद द सब्जेक्ट ऑफ द पुलिस, ये 3 सब्जेक्ट नॉट कम अंडर द अथॉरिटी प्रोवी, वो जो अथॉरिटी है, जो अथॉरिटी का नाम बोला गया नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी की बात करी गई, तो उस अथॉरिटी, यहां मुझे आई थिंक इसको अंदर ब्रैकेट इसमें रखना चाहिए था, हाइफन कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यहां मुझे एक कवर यहां रखना चाहिए था, या इसको मुझे अंडरलाइन कर देना चाहिए था, इसको अंडरलाइन कर देना, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, इसको मुझे या तो कुछ थोड़ा हाईलाइट करके रखना चाहिए था ताकि ये अलग दिखे, ये बॉडी का नाम, शायद मैं हाईलाइट नहीं कर पाया, इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है, यहां से अंडरलाइन कर लेना, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, ये बॉडी की बात करेगी। अब देखे यहां खत्म नहीं हुआ, ऑफिसर सर्विंग जो ये सब सब्जेक्ट के लिए रिगार्डिंग सब्जेक्ट ऑफिसर होंगे, ये अथॉरिटी के पर्व्यू में नहीं आएंगे, अथॉरिटी के पर्व्यू में आए या ना आए उससे क्या फर्क पड़ना है, देखो आगे अथॉरिटी कहने को है, पावर किसके पास है अभी पता चलेगा। देखो तो अथॉरिटी विल कंसिस्ट ऑफ द, कौन अथॉरिटी, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, कौन कौन मेंबर होंगे, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एज ए चेयरमैन, कहने को चेयरमैन है, देखो इसका पावर आगे पता चलेगा, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी, मैं कैबिनेट सेक्रेटरी बोल रहा था, गलती से निकल गया था, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी ऑफ द दिल्ली एंड एज ए सेक्रेटरी होंगे, एंड चीफ सेक्रेटरी ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट एज ए मेंबर, ये 3 मेंबर। अब देखो ये दोनों का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी का सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी आर अपॉइंटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये अपॉइंटमेंट ये करेंगी। अब क्या है, ऑल डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी विल बी बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ द वोट, 3 में से जो मेजोरिटी डिसाइड करे, ऑफ द वोट ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने मेंबर प्रेजेंट हैं वोट कर रहे हैं, 3 में से यार इसका मतलब 1 ना हो 2 ही हो, तो जो मेजोरिटी डिसाइड कर ले, क्या लिख दिया है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का दिया गया है, ये नहीं कहा गया कि अगर चीफ मिनिस्टर ना बोल दे तो ना होगा, ये नहीं, आगे देखो और क्या है, द कोरम फॉर द मीटिंग विल बी 2 मेंबर, मतलब कम से कम 2 आदमी मिलकर भी आगे रिकमेंडेशन दे सकते हैं, मतलब ये तो क्लियर सी बात है कि चीफ मिनिस्टर ना हो तो ये दोनों बैठ के जो रिकमेंडेशन देते हैं एलजी के पास चला जाए, रिकमेंडेशन से उस रिकमेंडेशन को एलजी अप्रूव करे या ना करे, यानी चीफ मिनिस्टर को तो चेयरमैन बना दिए, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं किया कि चीफ मिनिस्टर का रिकमेंडेशन जरूरी है, या चीफ मिनिस्टर को वीटो पावर है, अगर वो हाँ बोले तो हाँ, ना बोले तो ना। दूसरी बात, ये दोनों मेंबर कौन अपॉइंट कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की सुनेंगे ना भाई, और चीफ मिनिस्टर के ना होकर भी मीटिंग चल सकती है, दोनों बैठ के बात कर लिया और जो लिख लाख के देना है वो लिख लाख के आगे दे दिए, तो चीफ मिनिस्टर तो नाम के चेयरमैन है ना, सुनने को तो अच्छा लग रहा है चीफ मिनिस्टर एज ए चेयरमैन, लेकिन कहाँ के चेयरमैन, और ये जो 2 आदमी है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अपॉइंटेड किए हुए पर्सन है। अब आगे देखो, अभी नहीं खत्म हुआ है, पावर ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर का देखो, अंडर दिस एक्ट, अंडर द एक्ट मैटर वेयर द एलजी शैल एक्ट ऑन हिज डिस्क्रिशन, मतलब अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपने सोच विचार से कहां एक्ट करेगी, किस मैटर में, देखो एलजी एक्ट करेगी, देख लो, मैटर आउटसाइड द लेजिस्लेटिव कंपिटेंस ऑफ द दिल्ली लेजिस्लेचर बट विच हैव बीन डेलीगेटेड टू द एलजी, ऑब्वियस सी बात है, जो मैटर एलजी दिल्ली गवर्नमेंट के कंपिटेंस में नहीं है, पर जो मैटर जो एलजी को देगी, ऑब्वियस ठीक है भाई, एलजी करेगा, इसमें काम करेगा अपने तरीके से, मैटर वेयर ही इज रिक्वायर्ड बाय ए लॉ टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन और एक्सरसाइज एनी जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल फंक्शन, किस मैटर में, इज रिक्वायर्ड बाय ए लॉ, कानून के द्वारा जो है मेंशन कि अपनी इच्छा से करे, जिसमें तो जैसे कैसे बोला गया प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन एंड जिसमें उसको लगता है कि डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन, एंड वैसे में अभी भी क्या है, या कोई जुडिशियल न्यायिक डिसीजन या अर्ध न्यायिक डिसीजन, कहने का मतलब ये हुआ, तो यहाँ एलजी को पावर ऐसे ही दिया गया है, इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है हमें। आगे देखो, ये हो गया, द बिल स्पेसिफाइड दैट इन दीज मैटर्स द एलजी विल एक्ट इन हिज सोल डिस्क्रिशन, it expands the discretionary role of the LG by giving him power to approve the recommendation of the authority or return them for the reconsideration, यानी यहां भी वो रिकमेंडेशन आए, दोनों आदमी तो आपका अपना ही है,
प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी, फिर भी उसके रिकमेंडेशन को माने नहीं माने, फिर भी यहाँ एलजी को अभी भी है, अभी भी इसका डिस्क्रिप्शन है, चाहे लौटा दे फिर देखो आगे। The LG decision will be final in case of a difference of opinion between him and authority। मतलब वो अथॉरिटी ने जो भेजा और यहाँ एलजी का फिर यहाँ भी मन मुटाव है, तो भी एलजी का बात चलना है। मतलब चीफ मिनिस्टर दोनों ऑफिसर को अगर अपने साथ मिला भी ले और कोई ओपिनियन फिर मिला लेने के बाद भी ओपिनियन दे दे, इन द सेंस वो दोनों ऑफिसर को मना कर अपने साथ रख कर कहे कि भेजते हैं, ठीक है तुम रिटायर हो गए चिंता मत करो, आई विल, मैं अपने कुछ ना कुछ आपको पोस्ट दे दूंगा अपने दिल्ली स्टेट में, एक पल के लिए बोल दिया, होता है ऐसे बहुत जगह, दे दिया और रिकमेंडेशन गया तो फिर भी एलजी के पास पावर है, कोई जोड़ने के माने एलजी को लगा कि ये मिली भगत कर लिया आपस में, जो हम चाहते हैं वही हो, जो सेंटर चाहती है वही हो। देखो क्या बिल रखा गया है, किसने ड्राफ्ट किया है ये बिल, ड्राफ्ट कौन है वो महान शख्स। एडिशनली the LG has sole discretion over all his function under the bill। sole discretion नाम सुन कर डिस्क्रिप्शन से तो ये तो मन चिर गया होगा जो शुरू में पढ़ रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन क्या डिस्क्रिप्शन है। अब देखो डिस्पोजल ऑफ मैटर्स बाय मिनिस्टर्स, मिनिस्टर के द्वारा कैसे कोई मैटर को डिस्पोज करने का मतलब आगे कार्रवाई करे, ये करने का मतलब डिस्पोज, ऐसा केस डिस्पोज कर दिया मतलब केस पूरा हियरिंग हो गई, जजमेंट दे दिया गया, यानी केस को डिस्पोज कर दिया गया, ये होता है डिस्पोजल ऑफ मैटर बाय मिनिस्टर। मिनिस्टर कोई काम को कैसे पूरा खत्म कर ले, मतलब ये कहने का मतलब। अब देखो यहाँ अब मिनिस्टर के पावर को भी क्या किया जा रहा है, गिन चुन के 6-7 तो मिनिस्टर रहते हैं दिल्ली में। ए मिनिस्टर ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट मे इशू अ स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर द डिस्पोजल ऑफ द मैटर, ऑर्डर इशू कर सकते हैं ब्रॉट टू हिज अटेंशन, एक तो ये, लेकिन आगे देखो ये नहीं कि मिनिस्टर को कोई पावर दे दे, द ऑर्डर शुड बी इशूड इन कनेक्शन विद द, ऑर्डर शुड बी इशूड इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न डिपार्टमेंट सेक्रेटरी, वो डिपार्टमेंट को जो सेक्रेटरी है ना उनसे कंसल्ट करके ही कोई ऑर्डर इशू करना है। और सेक्रेटरी किसके आदमी रहेंगे, सिविल सर्वेंट, जिसको अपॉइंट करने का किसको काम रहेगा, किसको पावर है, एलजी सेंट्रल गवर्नमेंट, उनसे कंसल्ट करना तो वो भी किसके सुनेंगे भाई, यानी कोई ऑर्डर पास करने के लिए भी इनको किसके आगे मुंह फैलाना है, हाथ फैलाना है इनके। अब देखें सर्टेन मैटर मस्ट बी सबमिटेड टू द एलजी थ्रू द चीफ मिनिस्टर एंड द चीफ सेक्रेटरी फॉर हिज ओपिनियन प्रायर टू इशिंग ऑर्डर, यानी कुछ ऐसा मैटर है जिसमें एलजी को सबमिट करना, लेकिन पहले वो सब फाइल चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर के पास जाए, उसके बाद एलजी के पास जाए। तो ये सब चीफ मिनिस्टर तो ये तो सिर्फ दिखावे के लिए एक नाम है, फाइल जाए उनके पास उसके थ्रू, मतलब थ्रू दिस लिखा था, लेटर लिखा था, तो जानोगे जब सर्विस में जाओगे तो लेटर में लिखाएगा तो टू इसके नाम पर या थ्रू इसके नाम पर ऐसे लिखा जाता है। इनको लेटर दे रहे हैं लेकिन इनके जरिए, मतलब ये लेटर पहले इनको जाएगा फिर आपके पास जाएगा, ऐसे होता है। देखें certain matters submitted to LG through the chief minister and the chief secretary for his opinion prior to issuing any order। These include proposal affecting, कौन सा ऑर्डर की बात कर रहा है, These include proposal affecting peace and tranquility, मतलब यहाँ पर शांति इसको अफेक्ट कर रहा है, ऐसा ऑर्डर प्रोपोजल, ऐसा प्रोपोजल जो अफेक्ट करेगा क्या, पीस एंड ट्रांसक्विलिटी ऑफ द ट्रांसक्विलिटी नहीं बोल रहा, ट्रांक्विलिटी ऑफ द दिल्ली, मतलब पीस का मतलब होता है शांति और ट्रांक्विलिटी का मतलब होता है क्या, शांति से कहीं एक सिनोनिम कुछ वर्ड है यार जो मुझे ध्यान में हिंदी एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, तो मतलब यहाँ शांति सुरक्षा उससे ही रिलेटेड मैटर है, शांति सुरक्षा को अफेक्ट कर रहा है उसका प्रोपोजल। रिलेशन बिटवीन द दिल्ली गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रिलेशन बिटवीन द दिल्ली गवर्नमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, और यहाँ हाई कोर्ट भी आता है जो बाद में आएगा। एंड समनिंग, बुलाना, प्रोपिगेट करना, किसको, डिजॉल्व करना लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड मैटर। A matter where the LG is to give an order in his sole discretion, ये मैटर तो इतना ना खराब किया है ना। अब देखो additionally the concerned department secretary must bring certain matter to the notice of the LG chief minister and the chief secretary। कौन सा मैटर, these include
यानी यहाँ बोला कि सेक्रेटरी को, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी को ये सब मैटर इनके पास लाना है। चीफ मिनिस्टर को तो क्यों नाम वर्ड से बढ़िया डालते नहीं, ये हर बार में चीफ मिनिस्टर क्यों डाल देते हैं, कुछ तो दे ही नहीं रखा है इनको, मतलब खाली एज ए फैंसी दिखने के लिए। These include matter which may bring the Delhi government in controversy with the central government, state government, Supreme Court और High Court, ऐसे मैटर। अब देखो पावर टू अपॉइंट, अपॉइंट में क्या पावर है, अंडर द एक्ट पावर टू अपॉइंट ऑथोरिटीज, बोर्ड, कमीशन और स्टेचुटरी बॉडी और ऑफिस बियरर विल लाइव विथ, ये सब को अपॉइंट करने का किसके पास होगा, फर्स्ट में प्रेसिडेंट फॉर एनी लॉ ऑफ पार्लियामेंट, एलजी फॉर एनी लॉ ऑफ दिल्ली लेजिस्लेचर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द अथॉरिटी। अथॉरिटी का रिकमेंडेशन के अनुसार अथॉरिटी क्या रिकमेंड करेगी पता है। मतलब ये सब इतना इतना ताम झाम करके क्या पता चल रहा, क्या देख रहे हो, अल्टीमेट पावर किसके पास है, एलजी। एलजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दिल्ली गवर्नमेंट का कहाँ कुछ कंट्रीब्यूशन, कहाँ कुछ पावर रहा, चाह के दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर पाएगी, क्या एक्शन लेगी, हर चीज को चाहे तो अड़का कर रखे, हर चीज को चाहे तो मना कर दे। सोचो तो ये अपने आप में क्या लग रहा है कि क्या है भाई, इलेक्टेड गवर्नमेंट क्यों है, सबने इलेक्शन ही मत करवाओ, वहां डायरेक्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ही रहेंगे और इलेक्शन की क्या जरूरत है फिर। ऑब्वियस सी बात है ना, ऐसा कोई अंधा आदमी भी जो जिसको जो बोल ना सके, जो इसको दिखाई ना दे सके, इसको जिसको समझ कम है, वो भी इतना मैटर को समझ सकता है कि बिल लाने का पर्पस क्या, क्यों लाया गया, क्यों लाया, यहाँ चीफ मिनिस्टर इलेक्शन का कंसेप्ट ही हटा दो, समझे। तो यहां तक था ये मैटर जी। ये सब मैटर मैंने समझाने के लिए, रखने के लिए रखा, रीड किए रहोगे, एग्जाम में उतना आया या ना आया, लेकिन कॉन्सेप्ट पता है तो आंसर रख लोगे। जब ये शुरू में जब बिल एक्ट आया था तो करंट अफेयर में, न्यूज में बहुत ज़्यादा रहता था, बहुत सारे मैटर आपको हो सकता है वीडियो कंटेंट, बहुत सारे मैटर मिल जाएंगे। यहाँ मैंने डिटेल आपको समझा दिया। अब केस आता है 2018 का, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एमसी मेहता पता ही है कौन है, लॉयर, इन्वायरमेंटलिस्ट। देखो 1986 का एक केस आया था, 86 का, और आज तक बेचारे केस लड़ रहे हैं। ये आई थिंक सर्वाइवल लाइव जिंदा ही है, क्योंकि कहीं मुझे इनका कहीं ऐसा मिला नहीं कि वो डेथ कर चुके हैं। आई थिंक जिंदा होंगे, और भगवान करेगा ऐसे अच्छे आदमी को भगवान जिंदा रखे, जिंदा रखे, और सोसाइटी में अच्छे कंट्रीब्यूशन हमेशा किया है इनको। ये सब पर्सन रेस्पेक्ट के पर्सन है, इनके सामने सिर झुकाने के लायक पर्सन है ऐसे पर्सन। तो जो इज्जत करने लायक बनते हैं, हमें इज्जत उनकी करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अब कोई कुछ और भी बोल सकते हो कि किसी की पर्सनल लाइफ क्या है, डजंट मैटर, हमें उससे मतलब नहीं। इनका कंट्रीब्यूशन देखो, बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। यानी बंदे ने ये तो है कि इन्होंने कोई पैसा तो बहुत नहीं कमाया होगा, क्योंकि जो जो केसेस देखो, खुद देखो, पैसा कमाने वाला केस रहा ही नहीं इनका। तो इनसे तो लोग, दूसरे लोग नाराज रहते होंगे, कंपनी व फैक्ट्री वाले, इंडस्ट्रियलिस्ट, इनसे तो गुस्सा चिढ़े रहते होंगे। बड़ी गाड़ी ऑटोमोबाइल्स वाले और फैक्ट्री तो मैंने बोल ही दिया, वो सब चिढ़े रहते होंगे इनसे। अब देखो केस क्या है। सुप्रीम कोर्ट एड्रेस द इशू ऑफ एयर पोल्यूशन इन द एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, पार्टिकुलरली इन दिल्ली। दिल्ली के कंटेक्स्ट में क्या है एयर पोल्यूशन, तो यहाँ हर बार जानते हैं दिल्ली में क्या होता है, जब भी ठंड शुरू होगा फॉग शुरू हो जाएगी। फॉग देखो, गांव में जो फॉग होती है ना, कुहड़ा बोलते हैं, धुआं जैसा लगता है। और दिल्ली का जो फॉग है ना, तो दिखने में ही गंदा सा लगता है। गंदा मतलब पोल्यूशन की वजह से है। और गांव में जो फॉग होता है ना, वो वो आपको भाप रहा है, मतलब स्टीम, वो कंडेंस होकर फॉग बना। और यहाँ जो है स्टीम तो है ही जो कंडेंस हुआ है, साथ में इसमें पार्टिकुलेट मैटर, जो डस्ट जिसको बोलते हैं, 2.5 मीटर mm आता है ना पार्टिकुलेट मैटर, 2.5 माइक्रोन आता है, एंड 10 माइक्रोन, वो सब न्यूज में आता है, 2.5 का और 10 का। फिर हाइड्रोकार्बन, और इसके अलावा डिफरेंट केमिकल जो रिलीज होते हैं, इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये सब गैसेस है, ये सब उस फॉग में।
तो सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में पोल्यूशन हमेशा ठंड के दिन तो है, गर्मी में भी पोल्यूशन दिल्ली में, ऐसे उतनी कैसे पोल्यूशन नहीं हो यार, व्हीकल गाड़ियां कितनी हैं रोड पर चलना, अगर आप कार से जा रहे हो ना तो इतना ट्रैफिक, इतनी गाड़ियां है, इतना रश है, पी पास सोचो ना, और उनसे धुआं जितना निकलता है, ध्यान से धुएं पर कभी कंसंट्रेट करना, ध्यान से देखना कि यार इतना धुआं एक गाड़ी से निकलता है, इतनी गाड़ियों से क्या हालत रहती होगी। मतलब अगर कोई वाकई में कोई पवन देव या पवन देव होंगे तो उनको ऐसे तो होंगे नहीं, या होंगे भी अकबर, तो कितना गर्मी डेली रिलीज हो रही है, वो रिलीजन छोड़ दो, रिलीजन या भगवान से रिलेटेड मैटर, ऐसे कि कितना धुआं निकल रहा है डेली। साथ साथ ये दूसरी बात, फैक्ट्री तो पहले दिल्ली में थी, काफी फैक्ट्री दिल्ली से सेटल होकर बाहर चली गई, क्योंकि दिल्ली में पॉपुलेशन ही इतना हो गया कि फैक्ट्रियां बहुत पल रही थी। धीरे धीरे कंपनियां, फैक्ट्रियां मतलब प्रोडक्शन जहाँ हो, चमड़े की फैक्ट्री हो गया, और भी कुछ कुछ और है, नरेला नरेना नरेना या नरेला बोलते हैं, बवाना भलसवा उधर है, लेकिन कंपेरेटिवली पहले से बहुत फैक्ट्री कम गई। और एसी, रेफ्रिजरेटर, कितना एसी रे बाप, छोटे छोटे घर, ऐसा लगा है कि दूसरे स्टेट में बोलोगे कि ऐसे गरीब का घर होता है, लेकिन तुमको उसमें भी कई 2-3 एसी लगे हुए मिलेंगे। इतनी गर्मी हो, घर में इतना डब्बे जैसा घर बना होता है, कैसे सरवाइव करें, मतलब इधर खिड़की नहीं, इधर खिड़की नहीं, यहाँ तो वेंटिलेटर तक, दिल्ली के घर में वेंटिलेटर का कंसेप्ट ही नहीं है। वेंटिलेटर जानते हैं ना कि दीवार में सबसे ऊपर में छोटा सा एक कंक्रीट का एक वेंटिलेटर, मतलब वो पोरस छेद वाला एक डिजाइन बना होता है, उसको पहले से स्पेस छोड़ा जाता है, सांचे का जो वेंटिलेटर होता है वहां लाके चिपकाया जाता है, ताकि एयर का, हवा का आसपास होते रहे। साथ में घर में खिड़की भी होती है, क्यों, खिड़की भले पैक कर दे लेकिन वो वेंटिलेटर में जो छेद है उससे हवा आती जाती रहेगी। दिल्ली के घर में आपको कोई वेंटिलेटर नहीं, अरे खिड़की तक नहीं है तो वेंटिलेटर कहाँ, वेंटिलेटर मतलब वो वेंटिलेटर मत समझो आईसीयू वाली वेंटिलेटर, उसको भी वेंटिलेटर बोला जाता है, वेंटिलेट करना, हवा का आदान प्रदान करना, वो है नहीं तो गर्म तो होगा ही। जमीन सबके पास बहुत कम है, इधर जो खिड़की, गांव में क्या होता है कि अगर आप जमीन छोड़ रहे हैं ना कहीं साइड में, तो उसी साइड आप खिड़की दे सकते हो। अगर आपने जमीन नहीं छोड़ी है, जमीन छोड़कर घर नहीं बनाया, तो आप खिड़की नहीं लगा दे सकते अपने घर का। तो यहाँ तो कहीं जमीन छोड़ते नहीं, क्योंकि है ही कम, तो ना इधर खिड़की दे, ना उधर खिड़की, ना पीछे खिड़की, आगे डब्बे की तरह बस उधर दरवाजा खोलेगा, बस इतना ही बना हुआ है। और बाकी ये सब पोल्यूशन का फैक्टर है। तो बहुत एसी भी, तो एसी चलने से आपका रूम ठंडा तो हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो कहीं देखो, कहीं ठंडा हो रहा है तो उसके बदले जैसे अगर रेफ्रिजरेटर से आपका फ्रिज ठंडा कर रहा है, तो फ्रिज के पीछे का पोर्शन छू के देखना कितनी गर्म हवा रिलीज होती है। तो वो मैकेनिज्म है, गर्म हवा, अंदर की गर्म हवा को कंडेंस करके बाहर फेंका जा रहा है, तभी ठंडा हो रहा है। तो अभी वो हीट एक्सचेंज, बिना हीट एक्सचेंज वैसे करके नहीं होता है, तो इतनी गर्मी पोल्यूशन ऐसे हो रहा है। और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पता है कि एसी से रिलीज होता है, रेफ्रिजरेटर से, तो वो भी पोल्यूशन का पॉजिटिव एजेंट है। एंड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, गाड़ी से, व्हीकल से, फैक्ट्री से, ये सब तो है ही। तो चलते हैं इस केस पर। सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया क्या कि व्हीकल जो गाड़ियां है ना, कि अब है जो BS4 भारत स्टेज 4 व्हीकल जो है, अब भारत स्टेज 4 बहुत पोल्यूशन हो रहा है। अब व्हीकल का जो स्टैंडर्ड या क्वालिटी जो है हो जाना, चेंज हो जाना चाहिए, भारत स्टेज 4 बोलते हैं, मैं बताता हूँ थोड़ा। अब 4 ना रख के अब इंडिया में इस डेट से 1 अप्रैल 2020 से सिर्फ क्या होगा कि भारत स्टेज BS6 व्हीकल को ही सोल्ड किया जाएगा, बेचा जाएगा। यानी इस डेट से सिर्फ ये व्हीकल, यानी जो कंपनियों के पास BS4 है और जितना बेच सकते हो बेच दो, नहीं बिका तो आप उस इंजन को BS6 में ही कन्वर्ट करने के बाद ही बेच सकते हो। अब इस डेट के बाद नहीं बिकेगा। क्या डिफरेंस है BS4 6 में, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 क्यों नहीं, 6 क्यों आ गया। देखो ये स्टेजिंग का क्या होता है ना, कि इससे होता है कि पोल्यूशन इमिशन कम, इंजन की क्वालिटी में चेंजिंग होता है, जिससे कि जो गैसेस रिलीज करती है ना, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या अदर हाइड्रोकार्बन, ठीक है,
तो वो गैस कम रिलीज होगा, जितना इंजन की एफिशिएंसी क्वालिटी ज़्यादा होगी, BS6 7 ऐसे जाएगा, तो उतना गैसेस वो सब हार्मफुल पोल्यूटेंट केमिकल जो रिलीज हो रहा है हाइड्रोकार्बन वो कम रिलीज हो, ये पर्पस होता है। इसलिए इंजन को मॉडिफाई किया जाता है, टेक्नोलॉजिकल चेंज किया जाता है। तो इंजन को टेक्नोलॉजिकल चेंज करके ये लाए। इंडिया में सबसे पहले 91 92 के पास हुआ, फिर बाद में 99, फिर 2000 ऐसे करके 2010 ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में ऐसे से आते गए। यूरोपियन में चलता है यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4 ऐसे है। तो इंडिया में जब हमारे पास जब इम्प्लीमेंट हुआ BS1, तो ऑलरेडी वो यूरो 1 ने यूरो 2 में पहुंचे हुए थे, तो हमसे ऑलरेडी वो फॉरवर्ड थे। तो हमारा BS4 था और इनके यहाँ अभी चल रहा था यूरो 6। तो हमने भी कहा भाई हम भी 6 में रहेंगे, तो हमारा भी इंजन मॉडिफाई करके यूरो 6 नाम ना होगा, यहाँ नाम होगा भारत स्टेज 6। ये हुआ इंजन को करने का। अब ऐसे होगा तो जो गाड़ी के कंपनियां वाले जो रहेंगे, ऑटोमोबाइल वाले, MC मेहता से नाराज रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तुम्हारे कारण मेरा इतना लॉस हो रहा है, उनको तो अपना प्रॉफिट लॉस देखना है, हमारी इतनी गाड़ियां बिकेगी नहीं। अब ये जारी हो गया तो कोई खरीदेगा गाड़ी हमारा, सोचेगा कि अब 1 तारीख के बाद BS6 बिकेगा, थोड़ा महंगा हो लेकिन अच्छा गाड़ी रहेगा, इंजन क्वालिटी अच्छी रहेगा, हम वो खरीदेंगे। इतनी हमें लॉस। फिर लॉस तो बिका नहीं, दूसरी बात उसको पूरा इंजन चेंज करवाना, जो इंजन ये तो हमारा बर्बाद ही जाएगा। इसका पार्ट्स कितना यूटिलाइज होगा कितना नहीं हमें पता नहीं, लेकिन कुछ तो लॉस होना ही है ना भाई। मैन पावर फिर से लगेगी, तो MC मेहता से तो नाराजगी तो होगी। इनको तो अपना प्रॉफिट देखना है, इन्वायरमेंट को कितना चिंता है। कहेंगे इन्वायरमेंट को चिंता करने के लिए हम ही क्या सरकार है, वो सब कार समझे। एक बात बता दूं, इन्वायरमेंट हो या देश हो या किसी सर्विस में, अल्टीमेटली आपको सोच रहे हो कि हम अपना प्रॉफिट कमाएं, दूसरे को क्या मतलब बाहर में जाए, अल्टीमेटली सबको अफेक्ट करेगा। आज करे चाहे कल करे, आप भी अफेक्टेड होगे उससे, ये सैक्रोसैंक्ट है। जैसे आप कोई ऑफिसर बन गए, ऑफिसर बन के रोड का काम जैसे टेंडर दिए, आपने उसमें कमीशन खाया 2%, 5%, 10% से आ गया। अभी भी इतना गंदा हाल है कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कोई लेते हैं, तो मैं कॉन्ट्रैक्टर से मैंने बात की, तो अभी भी तो बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलते हैं कि फिक्स है सर कि जब तक 10% ऑफिस के लोगों को नहीं खिलाऊंगा वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेगा नहीं। मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट 10%, वहां ऑफिस में जाना ही जाना है। मतलब कैसे नहीं मिलेगा सर? तो अगर 10% जाएगा काम क्वालिटी, वो 10% जो आपको पैसा दिया वो 10% का एक बल्क ले, मान लिया कि 1% रख के 9% कम से कम काम में लगाता ना भाई, काम में लगाता तो सब लोगों का बेनिफिट होता, अल्टीमेटली सब लोगों का मतलब देश का बेनिफिट होता। तो आप तो पैसा यहाँ खा रहे हो, परसेंटेज ले रहे हो, आउटपुट क्या मिलेगा? वो क्वालिटी मिलेगी, तो अल्टीमेटली सब लोगों का लॉस है, सब लोगों का मतलब देश का लॉस है, देश पीछे। तो आपका बच्चा भी देश का ही पार्ट है। तो ये आप तो सोचो कि हम तो 10% ले लिए ना, 10% मतलब 2%, 3% लिए ना, हम तो प्रॉफिट में रहे। अरे खाक प्रॉफिट अभी लग रहा है प्रॉफिट में, अल्टीमेटली तुमको इसी सोसाइटी में रहना है। तुम्हारे बच्चे मार्स पर और सैटर्न पर जाके और नेपच्यून पर जाके नहीं रहने वाले हैं, ठीक है ना, रहने यही रहना है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये चक्र आएगा और आपको भी इसमें पिसोगे, आपको भी झेलोगे। जैसे करप्शन करके करके बिहार में एजुकेशन का लेवल खराब कर दिया। आपको बाद में आपके बच्चे पोते को पढ़ना है, कहाँ पढ़ने के लिए भेजोगे? दूसरे स्टेट में, क्योंकि यहाँ एजुकेशन का स्टैंडर्ड रहने नहीं दिया, एजुकेशन को प्रमोट होने नहीं दिए, टीचर की क्वालिटी रहे नहीं, क्योंकि एजुकेशन टीचर क्वालिटी के लिए चाहिए कि एजुकेशन सही से दिलवाते सबको, तो उसी में से तो टीचर बनेंगे ना भाई। आज तुम्हारे बच्चों को भी कल पढ़ाएंगे, ये टीचर ही बेचारे आज इनको अच्छा एजुकेशन नहीं मिला तो अच्छा टीचर क्या बनेंगे? एजुकेशन में डॉक्टर बनने नहीं दिए, पढ़ाई में स्ट्रिक्टनेस नहीं रखे, हॉस्पिटल में है जो हमेशा विजिलेंस ये वो सब सिस्टम, दवाई का फैसिलिटी, तो अच्छे डॉक्टर भी वहां नहीं बन पाए। तुम खुद जब बीमार पड़ोगे, तुम्हारे बच्चे बीमार पड़ेंगे, इलाज कराने के लिए कहाँ जाओगे? दूसरे स्टेट में जाओगे। तो आज तो तुम पता चलेगा, कहोगे हम तो पैसा कमा के भाई इलाज तो हम कहीं भी करवा सकते हैं। अरे कभी भी आज आपको होगा, व्हाट अबाउट योर सन डॉटर, पोता पोती नाता नाती, उनका क्या? ये पैसा कितना दिन तक तुम्हारा काम आएगा? और जब इमीडिएट की जरूरत है ना, तो इमीडिएट आपका पड़ोसी काम आता है, पास का जो है वो काम आता है, ना कि दूर वाला। तो पहले आपको पास के हॉस्पिटल में दौड़ोगे, ना कि आप बेंगलोर के हॉस्पिटल में दौड़ोगे, दिल्ली के हॉस्पिटल में दौड़ोगे। पहले वहां होना चाहिए, ठीक है, वहां के साथ आपको अच्छा होना चाहिए, वो ग्रोथ, उनका डेवलपमेंट चाहिए। तो आप सोच रहे हो कि हमारे पास खूब पैसा ना, कोई बात नहीं, ऐसे कोई डेवलपमेंट नहीं होता किसी का नहीं। बात मान लो, बात समझ में नहीं आती लोगों को। भगवान के सामने इतना हाथ जोड़ते रहो और नीचे से करप्शन करते रहो। ये लोग वाकई में बहुत मार खाने लायक है, डिजर्व करते हैं बहुत, कोई मर्सी नहीं।
कोई मर्जी नहीं होनी चाहिए इनके लिए। चलो, तो ये कैसे हुआ, मेहता साहब फिर इंटरफेयर किए और व्हीकल, ये इंजन चेंज हुआ, BS4 से BS6 में इंडिया में आया। ठीक है, तो MC मेहता उस समय जो पिक्चर दिखाया था कंपेरेटिवली यंग थे, जो मैंने 1986 वाले में जो जजमेंट में दिखाया था, और अभी वाले जजमेंट में मैं जो पिक्चर दिखा रहा हूँ अभी रिसेंट का ही कुछ पिक्चर है, तो काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं। ओल्ड तो होंगे ही यार, आई थिंक कितना 70-80 तो होगा ही एज, 86, उस समय से 30 साल 50-80 तो हो सकते हैं, 45 70-80 तो एज होगा। अब है एक केस है जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी कभी डिस्कस हो चुका है, एक केसेस में आएंगे जो जजेज इन्वॉल्व हैं। एक केस किस चीज से रिलेटेड है, एडल्ट्री से रिलेटेड है। एडल्ट्री का मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, दैट्स कॉल्ड एडल्ट्री। मतलब अपने अपनी लीगली जो वाइफ है या हस्बैंड है उसके बियॉन्ड आपका रिलेशन किसी और के साथ है, दैट्स कॉल्ड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या एडल्ट्री। तो उससे रिलेटेड केस है जोसेफ सैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो जजेस थे पता है, खानविलकर साहब है, रोहिंटन नरिमान है, ये है इंदु मल्होत्रा है, और ये दीपक मिश्रा एंड आपका हो गए, कौन हो गए, चंद्रचूड़ साहब। जोसेफ साइन का केस देखें, देखिए पहले थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं क्या है। जोसेफ साइन एक पर्सन जो थे, इंडिया के बाहर रहते थे, ठीक है, इंडिया के बाहर तो कोई गरीब तो होंगे नहीं। इनका एक फ्रेंड क्या है, एक केरला के कोझिकोड से, कोझिकोड, हाँ कोझिकोड, वहां से बिलोंग करते थे। इनका एक फ्रेंड है सुसाइड कर लिया। सुसाइड किया क्या कि उस पर आरोप लगा, उस दोस्त पर क्या आरोप लगा कि किसी फीमेल के साथ एक्स्ट्रा, मतलब किसी कोई वर्कर का कोई इसने रेप किया है, इसको एक्यूज किया हुआ, फॉल्सली एक्यूज किया गया, मतलब फॉल्सली आरोप लगाया, गलत गलत आरोप लगाया गया कि जो को वर्कर जहां ये काम करता था इनका दोस्त, उसको इन्होंने रेप किया है। एक पल के लिए माना कि कंसेंसुअल रिलेशन हुआ होगा अपनी मर्जी से, बाद में उसको रेप का नाम देकर, फीमेल में कुछ बता, बात में मन मुटाव हुआ या आपस में दोनों में मन मुटाव हुआ, होता है ना, बहुत सारे न्यूज में आती है, कोई फीमेल बोलती है, कोई एक्ट्रेस बोलती है कि 10 साल से ये डायरेक्टर या प्रोड्यूसर मेरा रेप कर रहा था, चाहे ये एक्टर 10 साल से रेप कर रहा था, तब क्यों नहीं बोले। रेप को जबरदस्ती एक बार कर सकते, 10 साल से, इसका मतलब कोर्ट क्या बोलती है, आता है यानी 10 साल से आपका रिलेशन सब चला तो ठीक है, बाद में झगड़े हो गए तो आप उस रिलेशन को आप रेप का नाम दे दिए। इतना तो कम से कम होना चाहिए कि रेप आप नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हो कि एक्सप्लॉइट किया या झूठे वादे किए, हमको ऐसे हुआ, साझा झांसा दिया था कि मैरिज करेगा, नहीं किया अलग बात है। देखिए ये ग्राउंड आप लगा रहे हो, रेप 10 साल कैसे कोई किसी का रेप कर सकता है, रेप मतलब फोर्सफुली आप तो मन से ही कर रहे होगे ना, ये था। तो फॉल्स एक्यूज लगा था कि आपने रेप किया, इस ग्राउंड पे बेचारा क्या हुआ, शर्म से वो आदमी सुसाइड कर लिया, दोस्त इनका। तो ये आए अपना इंडिया में और इसके लिए पिटीशन डाला कि इसको एक तो रेप तो, और इसको इतना सोसाइटी में जो गलत माना जाता है ना, एडल्ट्री मतलब किसी और के साथ रिलेशन, तो इसको गलत कैसे से, वो फॉरेन रहा, तो फॉरेन में देख ही रहे हो, फॉरेन में तो पता है ना कि कितने लोग हैं ना यार, बिना शादी किए बच्चे भी पैदा होते हैं और वहां लीगलिटी भी प्रोवाइड होती है, ऐसा नहीं कि बच्चे में कोई सवाल जवाब। मैंने किसी का ये सुना था, किस वीडियो में देखा था कि एक ब्रेवो एक प्लेयर है वेस्ट इंडीज का, तो कोई बता रहे थे कि ब्रेवो की 3 गर्लफ्रेंड है, तीनों गर्लफ्रेंड से एक एक बच्चे भी है, और शादी किसी के साथ नहीं किया है, और रखता तीनों का है, तीनों को मेंटेन कर रहा है, और बच्चे भी है, बच्चे भी चल रहे हैं सही से, तो उनके कंट्री में वहां अलाउ है। तो वो देखते हुए बाहर फॉरेन कंट्री में रहा बंदा, तो इंडिया में पिटीशन डालेगा कि एडल्ट्री, अपने मन से मेल फीमेल रिलेशन बना रहे हैं, तो इसको आप इलीगल कैसे, और अपने सही तरीके से जी रहे हैं, खुश खुश हैं लोग, तो इसमें आप इंटरफेयर कैसे कर सकते हो। अब मान ली किसी हस्बैंड वाइफ पे किसी में कोई आपस में बन नहीं रहा है, एक दूसरे को चाह नहीं रहे हैं, और डाइवोर्स भी नहीं दे रहे हैं, अब परेशान है पति, पति कहीं और रह रहा है, बीवी कहीं और रह रही है, एक दूसरे को वहां अलग अलग किसी और को उनको पसंद आ गया, उनके साथ खुश है, तो अपनी जिंदगी खुशी से जिए ना भाई। या तो डाइवोर्स ले लेना, डाइवोर्स न लेके भी जी रहे हैं तो वो अपनी मर्जी है, उनकी इच्छा है, तो इसमें सोसाइटी कैसे इंटरफेयर, सोसाइटी इसको भला बुरा कैसे बोल सकती है।
खुश हैं, किसी को बिगाड़ नहीं रहे हैं, किसी को बुरा नहीं कर रहे, तो आप इसको क्रिमिनलाइज कैसे कर सकते हो, इसको गलत कैसे मान सकते हो? ये मैटर गया, समझ में आया? और इसके लिए मान ले कि ऐसे कोई आदमी है बिना शादी किए कहीं रहता अपार्टमेंट में, किसी अपार्टमेंट में, किसी घर में, किसी सोसाइटी में, तो आसपास वाले को पता है मैरिड नहीं है, तो क्या कहते हैं यार, तरह तरह की बातें करते हैं ना। ऐसे अभी भी तो चलता ही है इतना जजमेंट होने के बाद। तो इस जजमेंट में आओगे, सुप्रीम कोर्ट ने इस रिलेशन को अपहेल्ड किया, ये माना उनकी भी लाइफ है, डिग्निटी है, प्राइवेसी है, ये सब मैटर रह सकते हैं। हाँ, अगर नाराजगी है तो ये ग्राउंड कर ले कि डाइवोर्स ले कि मेरा हस्बैंड किसी और के साथ रिलेशन है या मेरी वाइफ किसी और के साथ, आप डाइवोर्स ले लो, लेकिन उन दोनों को आप इस ग्राउंड पर जो पनिश नहीं कर सकते, या सोसाइटी उनको बॉयकॉट नहीं कर सकती, उनको तिरस्कार नहीं कर सकती। तो ये जजमेंट है इससे रिलेटेड, जोसेफ साइंस से। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब वही सब आएगा 14, 15, 21, ये सब इक्वलिटी की बात, लाइफ एंड लिबर्टी की बात, प्राइवेसी की बात, सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये सब आएगा। तो देखा जाए क्या है। पेटिशनर जोसेफ साइन एक होटलियर थे। होटलियर मतलब होटल में काम करने वाले नहीं, होटल के बिजनेस वाले होंगे, रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, हु फाइल ए पिटीशन चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 497 ऑफ द आईपीसी का, ये सेक्शन जो एडल्ट्री को क्रिमिनलाइज करता था। ठीक है, अब देखो सेक्शन नाम याद रखना 497, एंड आईपीसी को तो क्या बोलते हैं आप, बीएनएस बोलते हैं, भारतीय न्याय संहिता, इंडियन पेनल कोड 1860, अब भारतीय न्याय संहिता हो गया। साइन हाउएवर जोसेफ साइन रेज सिग्निफिकेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द जेंडर बायस के रिगार्डिंग, जेंडर बायस इनहेरेंट इन द लॉ and its violation of article 14, 15, 21 of the constitution which guarantee equality की बात करता है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। अब कैसे इक्वलिटी ये सब आगे आएगा, देखो ए क्लोज फ्रेंड ऑफ हिज इन केरला had committed suicide after being falsely accused of rape by a female co-worker. The incident, along with the discriminatory nature of the section 49(7), led Sain to challenge the law. जोसेफ साइन ने चैलेंज किया, तो नाम इनका आ रहा है, तो कोर्ट में ये आर्गुमेंट नहीं कर रहे हैं, वकील रखेंगे, लेकिन पेटिशनर का नाम आता है। इनके वकील जो थे वो भी मैं दिखाऊंगा, इनके वकील थे ए कलीश्वरन राज, और ये हैं उनकी वाइफ है, शायद इनका नाम है ऋतु राज, ऐसा कुछ नाम है, ऋतु राज, हाँ ऋतु राज या कुछ है। तो एक इनके एडवोकेट थे, तो इन्होंने और इनकी वाइफ दोनों लॉयर रहे केरला के। जनरली क्या होता है ना कि कोई हस्बैंड वकील है ना, तो हर केस में अपनी वाइफ का भी नाम हो सकता है, वाइफ ने आर्गुमेंट किया भी नहीं हो वहाँ इनके बदले, या कभी अब्सेंट हो, या कभी कोई फाइल कभी क्या ड्राफ्टिंग का भी काम नहीं किया हो, तो भी वो अपना नाम देते हैं, चाहे अगर वाइफ है तो की भी होगी, ये लेटर ड्राफ्ट कर दो, चाहे कभी मैं नहीं जाऊँ तो तुम एफआईआर हो जाओ, कोई डेट ले लेना, की भी होगी, ऐसा नहीं है। तो जनरली बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में जो मैंने भी देखा है वो ऐसा होता है, अपनी वाइफ को साथ में, अगर वो भी वकील है तो उनका नाम हर जजमेंट में भी नाम लिखा जाता है, कि जजमेंट में भी कौन कौन वकील हैं आपकी तरफ से, सबका नाम देना पड़ता है। जब जजमेंट आएगा तो उस वकील का भी और वकील की पूरी टीम का भी नाम लिखा जाता है, या कोई पिटीशन फाइल होती है तो वकील और उनकी पूरी टीम का भी नाम लिखा जाता है। तो ये इनके वाइफ कलीश्वरन नाम था, और इनकी वाइफ कलीश्वरन राज, और ये है उनकी वाइफ ऋतु राज कुछ। तो देखें, अब सेक्शन 497 के बारे में थोड़ा बता दिया जाए। नोट में मैंने मेंशन किया है कि दिस प्रोविजन क्रिमिनलाइज एडल्ट्री बाय पेनलाइजिंग ए मैन। अब देखो इसमें भी क्या डिस्क्रिमिनेशन है, कैसे, आर्टिकल 15 की बात जो बार बार आ रहा था, क्यों आ रहा था, क्या 15 में है, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो सेक्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एडल्ट्री में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कैसे, देखो ग्राउंड क्या है, ग्राउंड ये है, सुन लो, कि एक तो है कि एडल्ट्री के लिए अगर कोई केस डालेगा ना तो मेल ही डाल सकता है, फीमेल नहीं डाल सकती है, मतलब समझे, हस्बैंड वाइफ है, इनकी वाइफ का रिलेशन किसी और आदमी के साथ है,
किसी और आदमी के साथ है, तो ऐसे केस में पिटीशन कौन डालेगा? इन हस्बैंड को नाराजगी होगा तो हस्बैंड डालेगा। लेकिन लेकिन हस्बैंड वाइफ में, ये हस्बैंड का रिलेशन किसी और के साथ है, किसी और फीमेल के साथ है, तो ये जो वाइफ, इसकी वाइफ पिटीशन नहीं डाल सकती है। हस्बैंड नहीं डाल सकता, वाइफ नहीं डाल सकता है। समझ में आ गया? एक तो एक। दूसरा देखो, दूसरा प्रोविजन है इसमें और क्या था, क्या कि हस्बैंड वाइफ में वाइफ का रिलेशन किसी और के साथ है, किसी और के साथ है, किसी और मेल के साथ है, तो हस्बैंड जो पिटीशन डालेगा ना, तो हस्बैंड पिटीशन डालेगा तो इस पर पनिशमेंट किसको मिलेगा? इसके वाइफ को नहीं मिलेगा। जो थर्ड मेल के साथ रिलेशन है ना, उस मेल को पनिशमेंट मिलेगा, ना कि इसकी वाइफ को। ये वाइफ को छोड़ दिया अपने तरीके से अलग बात, लेकिन कानून पनिशमेंट किसको देगा? उस मेल को। मतलब मर्जी से तो ये फीमेल और वो मेल दोनों मर्जी से किए ना, जो भी किए, लेकिन रिलेशन बनाए, तो ऐसे कैसे फीमेल को पनिशमेंट देने का प्रोविजन नहीं है। पनिशमेंट किसको मिलेगा? वो थर्ड मेल को मिलेगा, उस मेल को मिलेगा। तो वही बोला गया कि अगर केस तो फाइल करने का दोनों को दो, मेल भी केस ला सकता है, फीमेल भी ला सकती है, सिर्फ मेल ही क्यों? अब पनिशमेंट सिर्फ मेल, पनिशमेंट देने की बात है तो सिर्फ मेल को पनिशमेंट मिलेगा, दूसरा मेल को, फीमेल को क्यों नहीं? अपनी बीवी जो उसकी बीवी, उसको पनिशमेंट क्यों नहीं मिलेगा? इस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे तो यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इस नियम में। समझ गए ग्राउंड? ये हुआ आर्टिकल 15 वाली बात। 21 में तो भाई हमारा प्राइवेसी है, हमारी लाइफ है, हमारी डिग्निटी है, हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारे, कैसे इंजॉयमेंट खुशी से तरीके से रहे, हमारी चॉइस है। 14 इक्वलिटी, लॉ सबके सामने बराबर है, इक्वल तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ कानून गलत अलग तरीके से अप्लाई कर रहे हो, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग, ये सब ग्राउंड रहा। क्लियर है? जो बोला वो लिखा हुआ है, देख ले। दिस प्रोविजन कौन सा? 497 का प्रोविजन। दिस प्रोविजन क्रिमिनलाइज एडल्ट्री बाय पेनलाइजिंग ए मैन को पेनलाइज करेगा हु हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द वाइफ ऑफ अनदर पर्सन। एक मैन किसी और की फीमेल के साथ हो, फीमेल मतलब किसी की वाइफ हो, मतलब जिसके साथ रिलेशन थर्ड के साथ, अदर के साथ है, वो भी मैरिड है, अनमैरिड नहीं है। यहाँ देखें, who had sexual intercourse with the wife of another man without the husband consent or connivance। मतलब कौन हस्बैंड, मतलब किस, ये हस्बैंड वाइफ है, ये हस्बैंड किसी और की वाइफ के साथ रिलेशन में है, लेकिन उसका हस्बैंड इस बात को अलाउ नहीं किया है, चाहे उस हस्बैंड के मर्जी से नहीं हुआ हो, है उनके मन से नहीं हुआ। यार कौन हस्बैंड किसी के मर्जी से होता है क्या? या आपस में समझौता करके नहीं हुआ हो, तो ये क्लॉज जोड़ा हुआ है। यार कौन हस्बैंड अलाउ करेगा? कोई भी ऐसे कैसे जोड़ा हुआ है? कोई भी कंसेंट हस्बैंड देगा क्या कि उसकी वाइफ के साथ किसी और का हो? या कॉन्विवेंस मतलब आपस की मर्जी से, आपस की मर्जी से, वही है, ये सिनोनिम्स टाइप का वर्ड है। ऐसा कभी होता है क्या? देखिए ऐसा है, अब मैं बता दूं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, न्यूज में आया है कि ऐसा कभी कभी आए हैं न्यूज में कि कितने लोगों ने, मैंने भी जब पहली बार सुना था तो मुझे भी आश्चर्य लगा था, ये क्या बोल रहा है यार। ऐसे हुए हैं कि अपनी कंसेंट से एक दूसरे ने अपने अपने पार्टनर को चेंज किया, मैरिड लोग ने, कि टुडे यू विल बी विथ माय वाइफ एंड आई विल बी विथ योर वाइफ। ऐसे ऐसे भी हुआ है। तो इसलिए ये क्लॉज है विदाउट द हस्बैंड कंसेंट और कनिवेंस। ठीक है, कॉनिवेंस बोलो, कॉनिवेंस यहां ये हुआ। समझ गए? अब ऐसे देख के छी ऐसे करके हमें बोलना नहीं, हमें समझना है, हमें लॉ लीगलिटी इसको हम बात कर रहे हैं, हमें उसमें घुसना नहीं है। समझे? क्योंकि हमें भी शुरू में थोड़ा सा अजीब सा लगा था, लेकिन जब समझा रहा हूं और जो हुआ है तो हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। Thus section however did not make the woman an abettor to the crime। क्राइम को उकसाया है, क्राइम को उसने प्रेरित किया है, वो वुमेन को कंसीडर नहीं कर रहा है। Thus creating a significant gender disparity in its application। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, डिस्पैरिटी है, अलग अलग मिला हुआ अधिकार। तो एक तो ये सेक्शन 198 क्लॉज 2 ऑफ द CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसको बोलते हैं आज BN, भारतीय नागरिक क्या बोलते हैं, सुरक्षा, BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसी को बोला गया कि CRPC को। अभी
सीआरपीसी का एक प्रोविजन, दिस सेक्शन प्रोवाइडेड दैट नो कोर्ट कुड टेक cognizance of an offense under the chapter this of the IPC unless a complaint was filed by the husband of the woman involved. जब हस्बैंड करेगा तो कंप्लेन तो ही, ओनली हस्बैंड, वाइफ की बात नहीं है. दिस प्रोविजन इफेक्टिवली मेड द हस्बैंड द सोल एग्रीव्ड पार्टी इन एडल्ट्री केस. मतलब हस्बैंड ही एग्रीव्ड पार्टी है, वाइफ क्यों नहीं, ये मैटर है. समझ में आया? अब देखो जजमेंट क्या आएगा, जजमेंट क्या आएगा वो तो समझ में आ रहा है क्या आना है. सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द हियरिंग ऑफ द आर्गुमेंट ऑब्जर्व दैट सेक्शन 497 ऑफ द आईपीसी वाज मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल. मनमाने तरीके से, निंसुक तरीके से और असंवैधानिक तरीके से, मनमाने तरीके से है तो गलत तरीके से. द कोर्ट ऑब्जर्वेशन कैन बी समराइज एज, क्या ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने दिया, जेंडर स्टीरियोटाइप है, मतलब एक जेंडर को ज्यादा, जेंडर मतलब ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, कम दूसरे को कम. बाय ओनली क्रिमिनलाइजिंग एडल्ट्री फॉर मेन एंड नॉट होल्डिंग वोमेन अकाउंटेबल, द लॉ परपेचुएटेड द सबऑर्डिनेशन ऑफ वोमेन. मतलब सिर्फ एडल्ट क्रिमिनलाइज कर रहे हैं वोमेन को, मेन को, और वोमेन को नहीं. इसका मतलब कि हमेशा रख रहे हो कि वोमेन हमेशा है जो अधीन में ही रहती है, हमेशा दबे रहती है. सिर्फ वोमेन तो हमेशा दबी हुई चीज है, इनको क्या सजा देना, सजा सिर्फ मेल को दो ये. एंड वायलेशन ऑफ सेक्सुअल ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी, द कोर्ट क्या रिकॉग्नाइज किया दैट ह्यूमन सेक्सुअलिटी इज ए क्रिटिकल पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी. आदमी की पहचान की अपना क्रिटिकल पार्ट है. एंड द लॉ and by criminalizing the adultery violated the woman's sexual autonomy. women का अपना कामुक इच्छा जो भी है, अपना जो स्वतंत्रता है, स्वायत्ता है, and her right to privacy and her dignity within a matrimonial relationship. में उनका जो चाहत है, उनकी जो प्राइवेसी, उनका जो अपना सेक्सुअल ऑटोनॉमी है, अपना जो डिजायर है, अपनी चाहत है, वो अपने हिसाब से करे. इसमें इसको जो इंटरफेयर करना, इसको क्रिमिनलाइज करना, ये अपने आप में क्या है, क्राइम है या गलत है. एंड थर्ड देखो, राइट टू प्राइवेसी, रिफरिंग टू द लैंडमार्क केस ऑफ पुट्टास्वामी वाला, जो राइट टू प्राइवेसी वाला, पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया केस, कोर्ट रीइटरेटेड, बार बार बोलना, दोहराया, दैट द राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट एंड इनवायोलेबल, जिसको लिया हटाया नहीं जा सकता, जिसको खत्म नहीं किया जा सकता. एडल्ट्री बीइंग द प्राइवेट मैटर बिटवीन द कंसेंटिंग एडल्ट, जो दो एडल्ट अपने मन से, अपने चाहत से, अपनी इच्छा से ये रिलेशन बनाते हैं, could not be criminalized as it intruded on the personal autonomy of the individual. इंडिविजुअल का जो अपनी पर्सनल ऑटोनॉमी, अपनी आजादी, अपनी स्वतंत्रता है, अपनी स्वायत्ता है, उसमें इंटरफेयर कर रहा है. तो सुप्रीम कोर्ट इन एन यूनानिमस वर्डिक्ट struck down 497 of the IPC as unconstitutional. Court declared that adultery is no longer a criminal offense and should instead be treated as a civil wrong. आप कह सकते हो कि एक सिविल रॉन्ग है जिसके बेसिस पर आप रहना नहीं चाहते बीवी के साथ क्योंकि किसी और के साथ रिलेशन है, या बीवी बोलेगी हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहे क्योंकि हमारा किसी और, उसका किसी और के साथ रिलेशन है, आप डिवोर्स ले सकते हो, लेकिन इसको क्रिमिनलाइज करके पनिश नहीं किया जा सकता. In addition, the court also struck down the 198 of the section CRPC, which restricted complaint of adultery to be filed only by the husband. इसको भी struck down किया. तो ये था मैटर. अब देखो इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ. अब एक जजमेंट कब का आया पता है, जजमेंट का ईयर मैं दिखा दूं. देखो अभी इसके बाद से आप देखोगे क्या कि ये तो एडल्ट्री के बाद ऑटोनॉमी ये सब हो गया, राइट टू प्राइवेसी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन. कहीं ना कहीं जो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ओयो होटल कहीं ना कहीं ज़्यादा खुलना शुरू हुए इसके बाद, इस जजमेंट के बाद से. जनरली आप देखोगे ना, ओयो होटल, खेत खलिहान, दूर दूर तक कोई पॉपुलेशन नहीं है, रोड भी नहीं है, उधर ओयो होटल खुला रहता है. मुझे भी लगा यार ओयो होटल में आगे ठहरेगा कौन, कौन टूरिस्ट आएंगे यहाँ, कौन है जो बगल में रेलवे स्टेशन नहीं है, कोई एयरपोर्ट नहीं है, कोई बस स्टैंड नहीं है,
कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं है, कोई कंपनी नहीं है कि कोई लोग आएंगे ट्रेवल करेंगे यहाँ एक मीटिंग के लिए आएंगे, कोई और ठहरेंगे। तो ये तो वहाँ क्या होता है आपको पता है। तो पहले पुलिस रेड मारती थी, रेड मारती थी ना, रेड मारती थी जहाँ ये सब मेल फीमेल कुछ का एक्टिविटी चला। अब एडल्ट्री तो भाई वो मैरिड लोगों के साथ भी रिलेशन है, अनमैरिड के साथ है। तो अब एडल्ट है कोई रिलेशन कर रहे थे, इसमें कोई अपनी मर्जी से कंसेंसुअल है, तो कोई पुलिस एक्शन नहीं ले सकती, समझ गए। तो वो पुलिस अब क्या करती थी, पहले पुलिस पकड़ती थी, जेल में बंद किया, परिवार को इन्फॉर्म करते, बेचारे डर से सुसाइड कर लेते थे। अब है कि पुलिस आस में अपनी मर्जी से कोई रिलेशन कुछ भी कर रहे हैं तो पुलिस इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। तो अब सोचने के वाले बोल सकते हो क्या ओयो बेनिफिट हुआ, ओयो होटल खुलना शुरू गए, क्या ओयो को जो भी ऑनर है क्या मिले हुए थे, क्या थे, ये सब कहना गलत भी है। लेकिन जो भी हुआ कहीं ना कहीं देखो सोसाइटी में बहुत बच्चे सुसाइड करते थे ऐसे, बदनामी के डर से, ये डर से, और बहुत और देखो मुझे भी लगता था कि रेड लाइट जो एरिया है ना क्यों खुला हुआ है, सरकार को पता है तो बंद क्यों नहीं करवाते। मैंने भी कई सवाल जवाब किए थे ऐसे, मैं बचपन से बहुत ज्यादा रह के हमेशा क्वेश्चन बहुत ज्यादा करता था, क्यूरियस, हमेशा पूछता था ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों, और क्यों नहीं कर सकते तो ऐसा कर सकते थे। तो भाई जो प्रोस्टिट्यूशन जो चल रहा है रेड लाइट एरिया बोलते हैं, गलत है। सरकार को पता है, हमें आपको पता है, तो पुलिस को पता नहीं, सरकार को पता नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं। मैं उस समय सोचता था तो बंद क्यों नहीं कराते, इसको तो लाइसेंस मिला हुआ है। तो जो मुझे आंसर लोगों से मिला था, इसके कारण सोसाइटी में मोलेस्टेशन रेप कम है, कंट्रोल में है। क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो जिनको जो सेक्सुअल डिजायर होती है तो जबरदस्ती क्या करेंगे, राह चलते पर किसी पर टोन मारेंगे, टंच कसेंगे, या कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगा जबरदस्ती रेप करने की कोशिश करेंगे। जिनके पास पैसे है तो अपना एरिया खुला हुआ जो है डेजिग्नेटेड लोकेशन है वहाँ पेड करते हैं, वॉट एवर दियर रिक्वायरमेंट है दे फुलफिल दैट वन। तो कहीं ना कहीं ये सोशल इविल क्राइम को, रेप जो क्राइम है, मोलेस्टेशन, छेड़खानी करना, इसको कम करता है। तो मुझे समझ में आया अच्छा इसके कारण ये गवर्नमेंट कंप्लीटली बैन नहीं करती है। अब आया ओयो का, तो चलो अब ये भी कह सकते हो चलो कोई बच्चे नहीं मर रहे हैं यार, सुसाइड नहीं कर रहे हैं, तो अच्छा यार। अगर ऐसे ऐसे जो मैटर है, अगर एडल्ट्री को अगर कोई पार्लियामेंट ऐसे बिल ला के पास करती तो क्या होता, देश में हंगामा मच गया होता। हंगामा, इलेक्शन अगर आसपास में होती ना तो गवर्नमेंट वो इलेक्शन हार जाती, पता है ना कि क्या क्या गंदे गंदे नियम लाते रहते हो, ऐसे लोग बोलते हैं, बोलते हैं ऐसे। तो ये हो गया आपका जजमेंट, जजमेंट खत्म। अब नेक्स्ट है आपका अयोध्या लैंड।